हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। छोटा सा ही टॉपिक है और उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, एकदम नेगलेक्टेड टॉपिक है। लेकिन जिस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर पासवर्ड्स को हैंडल करते हो उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। कभी कभी तो किसी एक कंपनी का फ्यूचर भी डिपेंडेंट होता है। अभी आप सोच रहे होगे मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ, मतलब पासवर्ड तो एकदम छोटी सी चीज़ है, पासवर्ड के ऊपर किसी एक कंपनी का फ्यूचर कैसे डिपेंड कर सकता है। मैं यहाँ पे कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी कहानी को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए मेरे पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। माय नेम इज़ रितेश सांगवान। कोडिंग की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पासवर्ड हैशिंग के कंसेप्ट को समझने वाला है। पासवर्ड्स को हैश करने के लिए दुनिया में एक बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिथम है बिक्रिप्ट। बिक्रिप्ट की सारी कहानी को समझेंगे, कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरीज को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, A to Z आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोटे मोटे तरीके से पासवर्ड हैशिंग के कंसेप्ट को मैं 5 अलग अलग सेक्शंस में ब्रेक कर सकता हूँ। नंबर 1, हैशिंग क्या होता है। इन जनरल हैशिंग का मतलब क्या है। नंबर 2, पासवर्ड हैशिंग का मतलब क्या होता है। नंबर 3, पासवर्ड्स को हैश करने की ज़रूरत क्यों है हमें। ये वाला टॉपिक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है और यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से पासवर्ड के ऊपर कंपनी का फ्यूचर डिपेंड कर सकता है। एक पासवर्ड जैसी छोटी सी चीज़ के ऊपर कंपनी के रेवेन्यूज़ डिपेंड करते हैं। नंबर 4, बिक्रिप्ट हैशिंग एल्गोरिथम की सारी कहानी को समझना है। नंबर 5, कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरीज को कैसे यूज़ करते हैं। ये 5 सेक्शंस के अंदर आपने पासवर्ड हैशिंग के कंसेप्ट को समझ लिया। इसके बाद बारी आती है कंसेप्ट को अप्लाई करने की। सबसे लास्ट में हम एक फुल्ली फंक्शनल प्रोडक्शन रेडी स्प्रिंग एप्लीकेशन के अंदर पासवर्ड हैशिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन से। हैशिंग का मतलब क्या होता है। इन जनरल व्हाट इज हैशिंग। अगर एकदम सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो हैशिंग एक टेक्निक है। हैशिंग को यूज़ करके आप किसी डिजिटल डाटा के यूनिक सिग्नेचर को, फिंगरप्रिंट या फिर यूनिक आइडेंटिफायर को निकाल सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे आइडेंटिफायर, फिंगरप्रिंट, सिग्नेचर 3 अलग अलग टर्म्स को यूज़ करा है। ये बेसिकली सेम है। आइडेंटिफायर या फिंगरप्रिंट या सिग्नेचर उस डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे इमेजिन करो रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड के अंदर आप जो भी चीज़ें देखते हो हर एक चीज़ की एक यूनिक आइडेंटिटी है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 अलग अलग ग्लास की बॉटल्स हैं। दोनों बॉटल्स सेम ब्रांड ने बनाई है, दिखने में बिल्कुल सेम है, कैप एकदम सेम है, लेकिन दोनों बॉटल्स फिजिकल वर्ल्ड के अंदर अलग अलग आइडेंटिटीज़ रखती हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप रियल वर्ल्ड के अंदर कोई भी एग्जांपल उठा लो, पेन, पेपर, पेंसिल। हम ह्यूमंस जो होते हैं हम लोग भी अलग अलग होते हैं। हमारे हाथों में फिंगरप्रिंट्स होते हैं, रेटिना स्कैन्स, फेस का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें किसी भी ह्यूमन को यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं। अब आप डिजिटल वर्ल्ड को इमेजिन करो। मैं यहाँ पे कुछ डिजिटल डाटा लिखता हूँ, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ रितेश, दिस इज़ द बेस्ट जावा कोर्स ऑन यूट्यूब। ये एक डाटा है। कंप्यूटर की नज़रों में ये सिर्फ रैंडम बाइट्स हैं। जो भी मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स को यूज़ करा है सभी कैरेक्टर्स को बाइट में कन्वर्ट करके सर्किट पे रिप्रेजेंट किया जाएगा कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा डाटा लिखता हूँ, दिस इज़ नॉट द बेस्ट जावा कोर्स ऑन यूट्यूब। पहले वाले डाटा में और इस वाले डाटा में फ़र्क है। यहाँ पे मैंने नॉट को यूज़ करा है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम टू सेम है, लेकिन एक वर्ड का डिफरेंस है। हम ह्यूमंस अगर ये दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं तो हमारे लिए दोनों का मतलब अलग निकल के आता है। लेकिन कंप्यूटर तो एक मशीन है, कंप्यूटर को मतलब के बारे में कुछ नहीं पता। कंप्यूटर के लिए तो ये सिर्फ ट्रांजिस्टर्स की स्टेट है। हैशिंग टेक्निक को यूज़ करके आप इस टाइप के डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने इस डाटा को एक यूनिक आइडेंटिफायर दे दिया ए, आप इसको ए से आइडेंटिफाई करोगे, ये डाटा का फिंगरप्रिंट है। इसी तरीके से आप इस डाटा को बी एक आइडेंटिफायर दे सकते हो। हैशिंग एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। डाटा के ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पे कुछ एक आउटपुट मिलता है, मैथमेटिकल आउटपुट मिलता है। ये जो आउटपुट होता है ये होता है आपका फिंगरप्रिंट। उस डाटा का
फिंगरप्रिंट होता है ये। आपके पास एक डाटा है, डाटा आपने हैशिंग एल्गोरिथम में दिया, हैशिंग एल्गोरिथम ने आपको एक आउटपुट दे दिया, एक फिंगरप्रिंट दे दिया उस डाटा का। आपके पास एक दूसरा डाटा है, आप उसको हैशिंग एल्गोरिथम में दोगे, आपको एक दूसरा फिंगरप्रिंट मिलेगा। अगर आप डाटा बदल देते हो तो आपका फिंगरप्रिंट भी बदल जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका डाटा सेम है तो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो आप लगा रहे हो वो भी सेम है, तो आपका आउटपुट भी सेम मिलेगा। लेकिन अगर आप डाटा बदल दोगे तो आपका फॉर्मूला तो वही का वही है, लेकिन डाटा बदल गया है तो आपका आउटपुट बदल जाएगा। अगर आप डाटा के अंदर छोटे से छोटा चेंज भी करते हो तो भी आपका फिंगरप्रिंट बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने नॉट वर्ड को यूज़ करा, पुराने वाले सेंटेंस में नए वाले सेंटेंस में सिर्फ एक नॉट का फ़र्क है। नॉट लगाने से हमारे लिए मतलब बदल गया, कंप्यूटर में डाटा का रिप्रेजेंटेशन बदल गया, तो आपका फिंगरप्रिंट भी बदल जाएगा। अगर आप स्पेस, कॉमा, फुल स्टॉप कोई भी माइनर चेंजेस करते हो, यहाँ तक कि आप केसिंग को भी चेंज कर देते हो, जो भी स्मॉल केस लेटर्स हैं अगर आप उसको कैपिटल लेटर्स में बदल देते हो तो भी आपका आउटपुट बदल जाएगा। कहने का मतलब है किसी भी तरीके से अगर आप डाटा के अंदर कोई भी चेंज करते हो, चाहे आपने सिंगल बाइट का चेंज क्यों ना करा हो, आपका फिंगरप्रिंट बदल जाएगा। यही एक खास बात होती है हैशिंग एल्गोरिथम्स की। हैश फंक्शंस या फिर हैशिंग एल्गोरिथम्स एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस डिफाइंड होते हैं। जो भी एकेडमिक प्रोफेसर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, उन लोगों ने हैश फंक्शंस को डिफाइन करा, एल्गोरिथम्स को डिफाइन करा। डाटा के ऊपर क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एल्गोरिथम के अंदर डिफाइंड होती हैं। दुनिया में कुछ कॉमन और पॉपुलर हैशिंग एल्गोरिथम्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास मैसेज डाइजेस्ट बेस्ड हैशिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, MD4, MD5, MD6। ये जो हैशिंग एल्गोरिथम्स होते हैं इनका आउटपुट एक फिक्स साइज का होता है और ये एक छोटा आउटपुट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं SHA बेस्ड हैशिंग एल्गोरिथम्स, जैसे कि SHA-2, SHA-3। ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं इनका आउटपुट बड़ा होता है, लाइक मिनिमम 160 बिट्स। पासवर्ड को हैश करने के लिए यहाँ पे कुछ पासवर्ड हैशिंग एल्गोरिथम्स भी हैं। इसमें से जो सबसे पॉपुलर है वो है Bcrypt। हैशिंग को ओरिजिनली डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल पर्पसेस के लिए इन्वेंट किया गया था। एफिशिएंट डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। एफिशिएंट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। इमेजिन ए हैश टेबल। हैश टेबल के अंदर आप की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करते हो। हैश टेबल्स हैशिंग को यूज़ करके की को एक हैश कोड में मैप करती हैं। आपकी की का साइज कोई भी हो सकता है, आर्बिट्री साइज की की होती है। उस की को फिक्स्ड साइज हैश में कन्वर्ट किया जाता है हैश फंक्शंस को यूज़ करके। हैश टेबल हैश को वैल्यू दोनों को एक साथ स्टोर करती है और यहाँ पे आपको मिलता है की वैल्यू पेयर। की अगर आपकी सेम है तो हैश आपका हमेशा सेम निकलेगा। इस वजह से हैश टेबल में डाटा रिट्रीव करने में आपको पूरे टेबल के ऊपर लूप चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी आपके पास की आती है आप की का हैश निकालते हो। हैश निकालने के बाद आपको पता चलता है कौन से बकेट के अंदर आपका डाटा स्टोर है। आप कांस्टेंट टाइम के अंदर डाटा को रिट्रीव कर सकते हो हैश टेबल के अंदर से। कांस्टेंट टाइम ये आपको ध्यान में रखना है। O(1) में आप डाटा को रिट्रीव कर सकते हो। हैशिंग को ओरिजिनली डाटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल के लिए इन्वेंट किया गया था, लेकिन आज के टाइम पे हैशिंग बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है। अभी बहुत सारे एडवांस्ड हैशिंग एल्गोरिथम्स को डेवलप किया गया है पिछले 50 सालों में। आज के टाइम पे हैशिंग का सबसे कॉमन एग्जांपल है किसी भी फाइल की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करना। इमेजिन करो आपके पास एक इमेज फाइल है। अब आप इमेज फाइल को एक दूसरे को सेंड करते हो, पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो जो भी इमेज फाइल आपके पास ओरिजिनल है उस इमेज फाइल का आप एक हैश निकाल के रखोगे और आपने वो हैश पब्लिश कर दिया। फिर जो भी बंदा आपके डाटा को डाउनलोड करेगा, इमेज फाइल को डाउनलोड करेगा, वो अपने कंप्यूटर पे उस फाइल का हैश निकालेगा। अगर वो वाला हैश आपके पब्लिश्ड हैश से मैच हो जाता है, मतलब कि फाइल के अंदर कोई भी करप्शन नहीं है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, इमेजिन करो मैं एक हैकर हूँ, मैंने क्या करा, आपकी इमेज फाइल को लिया, उसके अंदर एक वायरस को डाल दिया, तो आपका इमेज वाला डाटा भी है और आपका वायरस वाला डाटा भी है। यहाँ पे डाटा मैंने करप्ट कर दिया।
अब जैसे ही कोई बंदा फाइल को ओपन करेगा अपने लैपटॉप पे, मेरा वायरस वहाँ पे चलने लग जाएगा। तो मैंने उसके कंप्यूटर को अफेक्ट कर दिया, करप्ट कर दिया। तो अगर मैं फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस करूँगा, मैं हैकर हूँ, तो आपके फाइल का हैश बदल जाएगा, क्योंकि मैंने डाटा के अंदर चेंजेस कर दिए हैं। तो जो भी बंदा डाउनलोड कर रहा है, अगर वो हैश को कैलकुलेट करेगा तो वहाँ पे उसको अलग हैश मिलेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी डाटा की इंटीग्रिटी को चेक कर सकते हो हैशिंग को यूज़ करके। अभी यहाँ पे कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, ठीक है सर, हैशिंग तो हमने समझ लिया, लेकिन हमने एक चीज़ के बारे में और सुना था, इंक्रिप्शन। तो अभी ये हैशिंग और इंक्रिप्शन में क्या फ़र्क होता है? आपके पास यहाँ पे एक डाटा है, आपने इस डाटा को हैश फंक्शन में इनपुट करा, आपको एक आउटपुट मिला। ये आउटपुट कोई नहीं पहचान सकता। आउटपुट को देख के आप ओरिजिनल डाटा का पता नहीं लगा सकते। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे एक दूसरा डाटा है, आपने इसको इंक्रिप्ट करा। इंक्रिप्ट करने के बाद भी आपको कुछ आउटपुट मिलता है। तो अगेन आउटपुट को देख के कोई ओरिजिनल डाटा के बारे में पता नहीं लगा सकता। हैशिंग और इंक्रिप्शन के अंदर ये एक कॉमन फैक्टर है। दोनों को ओरिजिनल डाटा को छुपाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, लेकिन इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी होता है। नंबर 1, हैशिंग हमेशा वन वे होता है। आप डाटा से हैश निकाल सकते हो, आप हैश से वापस ओरिजिनल डाटा कभी नहीं निकाल सकते। इंक्रिप्शन टू वे होता है। आपने ओरिजिनल डाटा को इंक्रिप्टेड डाटा में कन्वर्ट कर दिया, आप उसको डिक्रिप्ट करके वापस से ओरिजिनल डाटा में कन्वर्ट कर सकते हो। नंबर 1 तो ये। नंबर 2, हैशिंग का आउटपुट हमेशा फिक्स्ड होता है, इंक्रिप्शन का आउटपुट फिक्स नहीं होता है। इंक्रिप्शन का आउटपुट इनपुट पर डिपेंड करता है। अगर आपका इनपुट साइज़ बड़ा है तो आपका आउटपुट साइज़ भी बड़ा होगा। हैशिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। हैशिंग के अंदर अगर आपका इनपुट साइज़ कोई भी हो, आउटपुट हमेशा सेम रहेगा। नंबर 3, इंक्रिप्शन को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे एक की ज़रूरत पड़ती है। की को यूज़ करके आप डाटा को इंक्रिप्ट करते हो, उसी की को यूज़ करके आप डाटा को डिक्रिप्ट करते हो। हैशिंग के अंदर आपको किसी भी की ज़रूरत नहीं होती है। तो पासवर्ड वाले एग्जाम्पल में हैशिंग एकदम फिट बैठता है। हमें पासवर्ड्स को इंक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें पासवर्ड को सिर्फ हैश करने की ज़रूरत होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हैशिंग कंसेप्ट की क्लैरिटी मिली होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, पासवर्ड हैशिंग क्या होता है। अब यहाँ पे आपके पास एक वेब एप्लीकेशन है, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी एक रैंडम बंदा आके रजिस्टर करता है। रजिस्टर करने के टाइम पे वो अपनी अकाउंट डिटेल्स को सबमिट करता है। अकाउंट डिटेल्स के साथ साथ वो अपने एक पासवर्ड को भी सबमिट करता है। पासवर्ड को यूज़ करके यूज़र अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। कहने का मतलब है मैं वही हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। पासवर्ड आपका एक ऑथेंटिकेशन फैक्टर होता है, नॉलेज वाली कैटेगरी के अंदर आता है ये। नॉलेज का मतलब है समथिंग द यूज़र नो। तो पासवर्ड सिर्फ उसी यूज़र को पता होता है जिसने अपना अकाउंट बनाया है। जो भी पासवर्ड यूज़र ने एंटर करा है, एप्लीकेशन उसको अपने पास स्टोर करेगी। बाद में यूज़र जब अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा तो वापस से उसको पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। जो भी पासवर्ड यूज़र ने एंटर करा है, उस पासवर्ड को वो अपने डाटाबेस में जो पासवर्ड स्टोर है दोनों से मैच होता है। अगर मैच हो जाता है तो बंदा वही है जो वो कह रहा है। नाउ द पॉइंट इज, एप्लीकेशन को पासवर्ड अपने पास स्टोर करके रखना है। कोई भी एप्लीकेशन पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करती है। पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करने में सिक्योरिटी रिस्क होते हैं। इन्हीं सिक्योरिटी रिस्क से बचने के लिए सभी की सभी एप्लीकेशंस पासवर्ड को हैश करती है और हैश को अपने डाटाबेस में स्टोर करके रखती है। पासवर्ड जो होता है, पासवर्ड एक सिंपल स्ट्रिंग होती है। उस स्ट्रिंग को हम एक हैश फंक्शन के अंदर इंपुट करते हैं और आउटपुट में हमें मिलता है एक हैश। हम उस हैश को अपने डाटाबेस में स्टोर करते हैं। बाद में यूज़र जब वेरीफाई करने आता है तो वो पासवर्ड एंटर करता है, हम उसका हैश निकालते हैं और उस वाले हैश को अपने डाटाबेस में जो हैश स्टोर्ड है, दोनों हैश को आपस में कंपेयर करते हैं। तो अगेन द पॉइंट इज, पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैश के ऊपर हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि पासवर्ड आपके एप्लीकेशन से गायब हो जाता है,
यूज़र ने जो भी पासवर्ड एंटर करा है वो बस उसके दिमाग में होता है। आपके एप्लीकेशन के अंदर आप पासवर्ड्स को हैंडल ही नहीं करते। इमेजिन करो मैंने पासवर्ड एंटर करा ABC, तो ABC का हैश निकाल के एप्लीकेशन अपने पास स्टोर करेगी। आगे उसको जो भी खेलना होता है वो हैश के ऊपर ही खेलेगी। कभी भी ABC जो प्लेन टेक्स्ट की स्ट्रिंग होती है उसके ऊपर नहीं खेलते हैं। पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करने में क्या क्या सिक्योरिटी रिस्क होते हैं। इमेजिन करो आपने पासवर्ड को डाटाबेस में स्टोर करा, सिंपल प्लेन टेक्स्ट में आपने स्टोर कर दिया। अब आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी यूजर्स हैं सभी यूजर के क्रेडेंशियल्स आपके पास पड़े हुए हैं, एज इज प्लेन टेक्स्ट में पड़े हुए हैं। अगर गलती से ये डाटा किसी हैकर के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पासवर्ड को यूज करके हैकर किसी भी यूजर के अकाउंट का एक्सेस ले सकता है। उसके बाद वो सारे काम कर सकता है जो एप्लीकेशन अलाउ करेगी। अगर एप्लीकेशन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग अलाउ करती है तो हैकर यूज़र के बिहाफ पे ट्रेड कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, किसी को पैसे विड्रॉ कर सकता है। जिस तरीके से किसी कंपनी के डेवलपर्स पासवर्ड को हैंडल करते हैं उसके ऊपर कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है। लेट मी टेल यू ए स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर डेवलपर्स हैं, तो किसी एक डेवलपर ने गलती से टेस्टिंग के टाइम पे पासवर्ड को और यूज़र नेम को प्लेन टेक्स्ट में लॉग कर दिया। अब वो वाला कोड चला गया प्रोडक्शन पे, तो प्रोडक्शन पे जो भी यूज़र्स हैं वो एप्लीकेशन पे आते हैं, लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही वो लॉगिन करते हैं उनके क्रेडेंशियल्स लॉग हो रहे हैं। सिंपल लॉग फाइल के अंदर प्लेन टेक्स्ट में क्रेडेंशियल्स लॉग हो रहे हैं और वो प्रोडक्शन सर्वर है। तो किसी हैकर ने क्या करा, सर्वर का एक्सेस लिया, मैलिशियसली मतलब हैक करके सर्वर का एक्सेस लिया और लॉग फाइल को एक्सेस कर लिया। लॉग फाइल के अंदर उसको यूज़र नेम और पासवर्ड मिले। जो भी प्रोडक्शन एप्लीकेशन के अंदर यूज़र्स हैं सभी यूज़र्स के यूज़र नेम और पासवर्ड उसको मिल गए और उसके बाद वो हैकर्स कंपनी को ब्लैकमेल कर रहे थे। दे वर प्रेशराइजिंग द कंपनी फॉर सम मनी लाइक 1 CR 2 CR 5 CR जो भी है। उनका पॉइंट ये था कि अगर आप हमें पैसे नहीं दोगे तो हम ये खबर को मार्केट में लीक कर देंगे, आपका सारा डाटा लीक हो जाएगा, आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। उस टाइम पे कंपनी के जो भी CEO थे, C-level एग्जीक्यूटिव्स जो भी थे, फाउंडर्स, दे वर ऑल वेरी टेंस्ड बिकॉज दिस वाज ए वेरी बिग सिक्योरिटी रिस्क फॉर द कंपनी। अब उन्होंने किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करा, पुलिस में कंप्लेंट करी, साइबर सिक्योरिटी में कंप्लेंट करी, दैट्स ए स्टोरी फॉर सम अनदर video. My point is, you never want to play with plain text passwords in your application. So you always hash the password. I hope you understand why password hashing is so important. सो अभी हम एक बार जल्दी से वीडियो को रिकैप कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने हैशिंग को समझा। हैशिंग का मतलब होता है किसी भी डाटा को एक रैंडम डाटा में बदल दो, ये उसका एक फिंगरप्रिंट है। अगर आपका डाटा सेम होगा तो आपका फिंगरप्रिंट भी सेम होगा। डाटा से आप फिंगरप्रिंट निकाल सकते हो, हैश निकाल सकते हो, लेकिन आप हैश को यूज़ करके कभी भी ओरिजिनल डाटा के बारे में पता नहीं लगा सकते। हैश करने के लिए हैशिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, ये कुछ पॉपुलर हैशिंग एल्गोरिथम्स हैं। पासवर्ड को हैश करने के लिए यहाँ पे कुछ पॉपुलर पासवर्ड हैशिंग एल्गोरिथम्स हैं। इसमें से जो सबसे पॉपुलर है वो है बिक्रिप्ट। पासवर्ड हैशिंग क्या होती है ये आप समझ गए हो। जो भी आपके पास प्लेन टेक्स्ट का पासवर्ड होता है आप उसको हैश फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर हैश के ऊपर खेलते हो। आपको डाटाबेस में स्टोर करना है, आपको काफका के अंदर पुश करना है, आपको की डराइव करनी है, आपको जो भी काम करना है आप हैश के ऊपर खेलोगे। हमें पासवर्ड हैशिंग की ज़रूरत क्यों है इसके बारे में भी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि बिक्रिप्ट क्या होता है। पासवर्ड को हैश करने के लिए लगभग 90-95% केसेस में सभी की सभी एप्लीकेशंस के अंदर बिक्रिप्ट को यूज़ किया जाता है। आज के टाइम पे, पुराने टाइम पे तो MD5 वगैरह यूज़ होते थे, बट MD5 के अंदर बग्स थे तो बिक्रिप्ट का इन्वेंशन हुआ, बिक्रिप्ट को यूज़ करने लग गए। 90s के बाद बिक्रिप्ट ही आ रहा है हर जगह पे। तो बिक्रिप्ट की क्या कहानी है उसको समझते हैं। बिक्रिप्ट को 1999 में डेवलप किया गया था। 2 प्रोफेसर्स थे, नील्स प्रोवोस
and David Mazer. I don't know how to pronounce his name, but these two were geniuses who developed bcrypt in 1999. bcrypt को ओरिजिनली लिनक्स कर्नल के लिए बनाया गया था। लिनक्स के अंदर पासवर्ड को हैश करने के लिए bcrypt को डेवलप किया गया था। bcrypt को OpenBSD इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले यूज़ किया गया था। उसके बाद बहुत सारे लिनक्स कर्नल के अंदर bcrypt यूज़ होने लग गया और आजकल तो वेब एप्लीकेशंस के अंदर भी पासवर्ड को हैश करने के लिए bcrypt को यूज़ किया जाता है। bcrypt एल्गोरिथम ब्लोफिश पे बेस्ड है। ये जो भी प्रोफेसर्स हैं इन्होंने ब्लोफिश को एज ए बेस माना, ब्लोफिश के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको फिक्स करा और एक नया एल्गोरिथम निकाल के लेके आया जिसका नाम है bcrypt। bcrypt आपका एक सिंपल हैश फंक्शन है। ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है आपके इनपुट डाटा के ऊपर। तो bcrypt हैश फंक्शन के अंदर आपके पास 3 इनपुट होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देते हो कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कितनी बार आपके पासवर्ड को रैंडमाइज किया जाएगा, और आप यहाँ पे जो भी नंबर देते हो 10, 12, 15, उस नंबर को 2 टू द पावर से रेज किया जाता है और उतनी बार रैंडमाइज किया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे 12 देते हो तो आपका 12 बार रैंडमाइज नहीं होगा, 2 टू द पावर 12 बार रैंडमाइज होगा, यानी कि 4096 इतने राउंड्स चलेंगे bcrypt के। सेकंड आपके पास यहाँ पे होता है सॉल्ट। ये एक रैंडम बाइट डाटा है। सॉल्ट आपका हमेशा 16 बाइट का ही होता है। थर्ड आपके पास यहाँ पे होता है इनपुट पासवर्ड। पासवर्ड आपका स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। स्ट्रिंग को एक स्टैंडर्ड इनकोडिंग यूज़ करके बाइट में कन्वर्ट किया जाता है और वो यहाँ पे थर्ड इनपुट है। हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे UTF-8 इनकोडिंग यूज़ होती है। अब इसका एक सिग्निफिकेंस है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों। bcrypt के अंदर जो मैक्सिमम लेंथ होती है पासवर्ड की वो होती है 72 बाइट्स। तो अगर आपका पासवर्ड सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, ABCDEF, कॉमा, स्लैश वगैरह वगैरह, डॉलर सिर्फ इंग्लिश के कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, तो आपका इनपुट पासवर्ड की मैक्सिमम लेंथ ये हो सकती है 72 कैरेक्टर्स। इतना लंबा आपका मैक्सिमम पासवर्ड हो सकता है। अगर आपके पासवर्ड के अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि ये एक इमोजी है, अगर ये आपके पासवर्ड के अंदर आती है तो आपको इसको भी UTF-8 इनकोड करना पड़ेगा। इस चीज़ को UTF-8 इनकोड करने के लिए आपको 3 बाइट की ज़रूरत है। UTF-8 के अंदर फर्स्ट बाइट हमेशा ASCII के साथ मैप होता है। उसके बाद बाकी ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर जो भी कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़, जापानीज़, इमोजीज़, ये आगे के बाइट्स को लेते हैं। तो अगर आपके पासवर्ड के अंदर कोई भी इस टाइप के कैरेक्टर्स हैं, इमोजीज़ हैं, चाइनीज़ कैरेक्टर्स हैं या कोई दूसरी लैंग्वेज के कैरेक्टर्स हैं, तो आपका पासवर्ड मैक्सिमम इतने कैरेक्टर्स का हो सकता है। अगर आपका पासवर्ड इससे बड़ा है तो bcrypt उसको हैंडल नहीं कर सकता। और ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर यूज़र इससे भी बड़ा पासवर्ड एंटर करता है तो आपका यूज़र एप्लीकेशन को एक्सेस करने के काबिल नहीं है। इससे छोटा पासवर्ड तो एक बच्चा भी सोच सकता है। तो bcrypt हैश करने से पहले आपको पासवर्ड की लेंथ पे वेरिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। टू बी ऑन द सेफ साइड मैक्सिमम 18 कैरेक्टर्स को ही यूज़ कर सकते हो आप एज ए पासवर्ड। अब वो 18 कैरेक्टर्स आपके इंग्लिश के भी हो सकते हैं, UTF-8, इमोजीज, चाइनीज़, जापानीज़, मंडेरियन, कोई भी लैंग्वेज के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 हमारे इनपुट पैरामीटर्स होते हैं। इसको हम bcrypt फंक्शन के अंदर एज ए इनपुट देते हैं। आउटपुट में हमें एक हैश मिलता है। हैश का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। अब हम इस फॉर्मेट को समझते हैं थोड़ा सा। तो एक काम करते हैं, किसी भी रैंडम स्ट्रिंग का हैश निकाल के देखते हैं। सबसे पहले तो आप google.com का पेज ओपन करो, यहाँ पे आप टाइप करो ऑनलाइन bcrypt जनरेटर। आपको यहाँ पे बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स दिखेंगे, किसी एक को आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो गई। ये आपका ऑनलाइन टूल है bcrypt हैश निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं प्लेन टेक्स्ट स्ट्रिंग कुछ एंटर करता हूँ, जैसे कि हेलो, और मैं यहाँ पे कैलकुलेट हैश पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को हैश निकल के आ गया। हेलो जो भी स्ट्रिंग है उसका हैश यही है। तो इस हैश का ना एक फॉर्मेट होता है, bcrypt का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है, हम फॉर्मेट को समझते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास हैश है। तो bcrypt फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आपका होता है $, ये फिक्स्ड है कैरेक्टर। इसके बाद होता है 2, ये भी फिक्स्ड है।
इसके बाद होता है आपका वर्जन, बिक्रिप्ट का कौन सा वर्जन यूज़ हुआ है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, ए, एक्स, वाई, बी। जो ओरिजिनल बिक्रिप्ट बनाया गया था वो वर्जन ए वाला था। उसके बाद क्रिप्ट ब्लोफिश एक लाइब्रेरी है जो पीएचपी इम्प्लीमेंटेशन है बिक्रिप्ट का, उसके अंदर कोई बग आ गया था, तो उस बग को सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई ये 2 अलग अलग वर्जन्स को निकाला गया। फिर यहाँ पे आता है बी, ओपन बीएसडी इम्प्लीमेंटेशन जो है बिक्रिप्ट का, उसके अंदर एक बग आया था, उस बग को सॉल्व करने के बाद उन्होंने वर्जन को बम्प कर दिया बी में। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको वर्जन की क्लैरिटी इसीलिए दी है ताकि अगर आपको कहीं पे बी दिखे, एक्स दिखे, वाई दिखे तो आप समझ जाओ हम हमेशा वर्जन ए को ही यूज़ करेंगे। जावा के अंदर हम जो भी लाइब्रेरी रखते हैं वो वर्जन ए बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर करती है। 99% केसेस में वर्जन ए ही मिलता है हमें, बट आपको बाकी वर्जन्स के बारे में भी पता चल गया कि उनको क्यों लेके आए थे। पीएचपी इम्प्लीमेंटेशन में बग था तो एक्स और वाई लेके आए, ओपन बीएसडी इम्प्लीमेंटेशन में बग था तो बी लेके आए। तो स्टार्टिंग का पार्ट आपका क्या बन गया, $2a। इसके बाद वापस से आप डॉलर लगाते हो, ये फिक्स्ड कैरेक्टर है। इसके बाद होता है आपका कॉस्ट फैक्टर, यहाँ पे जैसे कॉस्ट फैक्टर आपको 12 दिख रहा है। इसके बाद वापस से डॉलर होता है और इसके बाद आपका सॉल्ट, 22 कैरेक्टर्स का सॉल्ट है। हैश को जनरेट करने में जो भी रैंडम सॉल्ट हमने यूज़ करा है उसको हम बेस 64 इंकोड करते हैं और वो ये यहाँ पे 22 कैरेक्टर्स में हमें मिलता है। इसके बाद 31 कैरेक्टर्स का आपके पास पासवर्ड का हैश होता है। जो भी ओरिजिनल पासवर्ड है उसको आपने इनपुट करा, आपको हैश निकल के आया, उस हैश को बेस 64 इंकोड किया जाएगा और वो यहाँ पे आपको 31 कैरेक्टर्स का हैश है। बिक्रिप्ट बेस 64 इंकोड करने के लिए एक अलग टेबल को यूज़ करता है। जो आपके स्टैंडर्ड आरएफसी में डिफाइंड टेबल है वो ये है, जो बिक्रिप्ट यूज़ करता है वो ये वाली टेबल है। यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स का फ़र्क है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक की कहानी समझ में आई होगी। अभी तक हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में बात करी है, बिक्रिप्ट एल्गोरिथम के बेसिक्स को हमने समझ लिया है। अब हम कोड में चलते हैं और कोड के अंदर कैसे बिक्रिप्ट को यूज़ करना है, कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने वाला हूँ कोड लिखने के लिए, लेकिन बिक्रिप्ट एल्गोरिथम के इम्प्लीमेंटेशंस हैं। हर एक लैंग्वेज के अंदर स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशंस हैं। C++ के अंदर बिक्रिप्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, जावास्क्रिप्ट के अंदर बिक्रिप्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, पाइथन, जावा। हमारा लेना देना जावा से है, तो जावा के अंदर ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। आपको बिक्रिप्ट की बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं इस लाइब्रेरी को कोई स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ एनीवे ओपन सोर्स कोड। ये कोड किसी एक बंदे ने लिखा है, हम सब के लिए फ्री में अवेलेबल है। ह्यूज शाउट आउट टू दैट गाय। तो आप गूगल पे जाओ, सबसे पहले तो गूगल ओपन करो। गूगल ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करो जावा बिक्रिप्ट। आपको यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स दिख रहे हैं। इसके अंदर ये जो गिटअप का लिंक है आप इस पर क्लिक करो, आपको यहाँ पे लाइब्रेरी का पेज ओपन हो जाएगा। अब हम इस लाइब्रेरी को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, कोड में भी हम लिख के देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लाइब्रेरी का डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो कि दिस इज़ ए स्टैंडर्ड रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिक्रिप्ट। जो भी बिक्रिप्ट के डेवलपर्स हैं उन्होंने जो पेपर पब्लिश करा था वो सेम चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। ये लाइब्रेरी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, मावन पे पब्लिश्ड है। यहाँ पे आपको मावन के कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है। इन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके हम इस लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे बगल में मेरे पास अपना IDE है, तो IDE के अंदर आप फाइल पे जाओ। फाइल पे जाने के बाद प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे जाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको लाइब्रेरीज का सेक्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। फिर यहाँ पे ये प्लस का साइन है, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको फ्रॉम मावन दिख रहा है, इसको चूज करो। तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसके अंदर हम कोऑर्डिनेट्स को एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रुप ID को एंटर करते हैं, उसके बाद सेमीकोलन, आर्टिफैक्ट ID, फिर वापस से सेमीकोलन और सबसे लास्ट में यहाँ पे आता है वर्जन। ओके करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइब्रेरी लोड हो रही है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कौन से प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है, आप यहाँ पे ओके करो, अप्लाई करो, ओके करो। आपकी लाइब्रेरी आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो चुकी है। अब आप इस लाइब्रेरी की क्लासेस को अपने कोड के अंदर
यूज़ कर सकते हो। सिंपल आप इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करने के बाद उस लाइब्रेरी की क्लास के फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास मेन मेथड है, तो यहाँ पे पैरेलल मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है। इधर मैंने अपनी आईडी ओपन करके रखी है। फटाफट करके हम सारे कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल एग्जांपल से। यहाँ पे मेरे पास मेन मेथड है, मेन क्लास है। इसके अंदर मैं सिंपल सा कोड लिखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। इस पासवर्ड को मुझे हैश करना है। तो हैश करने के लिए आप इस तरीके से कोड लिखोगे, bcrypt डॉट विथ डिफ़ॉल्ट्स। जो भी डिफ़ॉल्ट वर्जन है, जो भी डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, मुझे उनको यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है हैश टू स्ट्रिंग। इसके अंदर आप कॉस्ट फैक्टर को एंटर करो, जैसे कि 12, कॉमा लगा के आपका पासवर्ड। और पासवर्ड आपको यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं देना है, आप यहाँ पे कैरेक्टर एरे फॉर्म में दोगे। तो स्ट्रिंग के ऊपर एक मेथड होता है टू कैर एरे, आप उस मेथड को कॉल करो। इसका जो आउटपुट है वो आपको एक स्ट्रिंग मिलती है, हैश स्ट्रिंग मिलती है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके हम उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर देते हैं। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। जो भी मेरा पासवर्ड था वो हैश होने के बाद उसका ये आउटपुट निकल के आता है। यहाँ पे $2a है, ये आपका एल्गोरिथम आइडेंटिफायर है। वापस से डॉलर है, कॉस्ट फैक्टर 12 है, उसके बाद आपका सॉल्ट और पासवर्ड का हैश। ये दोनों चीज़ों को base64 इनकोड किया जाता है। ये तो है एकदम सिंपल एग्जांपल। हम चाहें तो थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। अगर आपको कोई कस्टम वर्जन यूज़ करना है तो आप उसको भी कर सकते हो। तो उसको कैसे करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो bcrypt डॉट विथ के बाद आप यहाँ पे वर्जन दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2a वर्जन दे रखा है। इसके बाद अगेन आप हैश टू स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करो। कॉस्ट फैक्टर मेरा यहाँ पे 12 है और जो मेरा पासवर्ड है उसको मैंने कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करा। रिजल्ट में मेरे को एक हैश स्ट्रिंग मिलेगी, उसको मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं वापस से प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। पहले जो मैंने हैश करा था उसका आउटपुट अलग है, बाद में जो मैंने हैश करा है उसका आउटपुट अलग है। तो अभी आपको दिमाग में ना चमका होगा कि यार सर तो कह रहे थे अगर डाटा सेम होता है तो उसका फिंगरप्रिंट सेम निकलता है, तो यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड तो सेम है, तो फिंगरप्रिंट अलग अलग क्यों निकल रहा है। पासवर्ड का फिंगरप्रिंट हमेशा सेम रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे एक सॉल्ट को यूज़ करते हैं। तो जितनी बार मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, जितनी बार मैं bcrypt के फंक्शन को कॉल करता हूँ, उतनी बार एक नया रैंडम सॉल्ट जनरेट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये हैश अलग अलग है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। इस लाइब्रेरी के अंदर आपको दो अलग अलग API मिलती है। या तो आप कैरेक्टर API को यूज़ कर सकते हो या फिर आप बाइट API को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग में जो पासवर्ड है उसको हमने कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करके एज ए इनपुट दे रखा है। हम चाहें तो इसको बाइट में भी दे सकते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, एक काम करता हूँ, पहले ये जो पुराना वाला कोड है इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। अब मैं वापस से कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ और इस बार मैं बाइट वाली API को यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एक वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। अब इस स्ट्रिंग को मैं बाइट एरे में कन्वर्ट करता हूँ। बाइट एरे में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग के ऊपर एक सिंपल मेथड होता है गेट बाइट्स। उसके अंदर आप कैरेक्टर सेट को दो, स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट डॉट UTF-8। आपको यहाँ पे बाइट एरे मिलता है। अब हम इस बाइट एरे को एज ए इनपुट दे सकते हैं। bcrypt डॉट विथ डिफ़ॉल्ट्स डॉट हैश, कॉस्ट फैक्टर मेरा यहाँ पे 12 रहेगा, कॉमा लगा के मैं यहाँ पे अपने बाइट एरे को देता हूँ। आउटपुट में भी मुझे एक बाइट एरे ही मिलेगा। उस बाइट एरे को मैं वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। स्ट्रिंग हैश इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, इसके अंदर मैंने बाइट एरे को दिया, कॉमा लगा के स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट डॉट UTF-8। अब मैं इस हैश को प्रिंट करता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके मैंने हैश को प्रिंट कर दिया। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। करेक्ट आउटपुट है ये $2a $12 उसके बाद पूरा का पूरा हैश। तो कैरेक्टर एरे वाली भी API है, बाइट एरे वाली भी API है। दोनों API को बनाने के पीछे इस पर्सन का कोई एक रीज़न है। डॉक्यूमेंटेशन में हमें यहाँ पे रीज़न भी क्लैरिटी मिल रही है। हम चाहें तो यहाँ पे अपना एक कस्टम सॉल्ट भी दे सकते हैं। सॉल्ट मतलब एक रैंडम बाइट डाटा, 16 बाइट्स का रैंडम डाटा। तो उसको कैसे देते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं पुराना वाला कोड हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे वापस से स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल टू दिस, ये मेरा पासवर्ड है। फिर मैं यहाँ पे एक सिक्योर रैंडम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ।
आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सिक्योर रैंडम का ऑब्जेक्ट बनाना है, सिर्फ रैंडम का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। सिक्योर रैंडम क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर रैंडम डाटा को जनरेट करता है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको यहाँ पे एक बाइट एरे बनाना है। 16 बाइट्स का आपने एक एरे बनाया, उसके बाद सिक्योर रैंडम के ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने नेक्स्ट बाइट्स को कॉल करा, बाइट एरे को पास कर दिया। तो ये बाइट एरे 16 बाइट्स का है, तो इसके अंदर रैंडमली 16 बाइट्स को फिल कर दिया जाएगा। अब हम इस बाइट एरे को एज ए सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है? bcrypt डॉट विथ डिफ़ॉल्ट्स डॉट हैश, यहाँ पे आप कॉस्ट फैक्टर 12 है, कॉमा लगा के आप बाइट एरे को पास करो, कॉमा लगा के आप पासवर्ड के बाइट्स को पास करो। पासवर्ड डॉट गेट बाइट्स स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट डॉट UTF-8, आपको आउटपुट में एक बाइट एरे मिलता है, जो भी हैश हो रखा होता है उसका बाइट एरे मिलता है। आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट डॉट UTF-8 यूज़ करके आपने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा। आप इस स्ट्रिंग को प्रिंट करो, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन हैश वाली स्ट्रिंग। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैंने खुद से सॉल्ट को जनरेट करके दे रखा है। हम चाहें तो डायरेक्टली सिक्योर रैंडम का ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं लाइब्रेरी को। उसको कैसे देते हैं? bcrypt डॉट विथ, इसके अंदर आप रैंडम के ऑब्जेक्ट को पास करो, ठीक है। फिर वापस से डॉट हैश टू स्ट्रिंग, कॉस्ट फैक्टर क्या है आपका 12, कॉमा लगा के आपने यहाँ पे पासवर्ड एरे को दिया। आउटपुट में आपको यहाँ पे एक हैश स्ट्रिंग मिलेगी। system डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन करके आप उसको डायरेक्टली प्रिंट कर दो। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। ओके, एक पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए सॉल्ट को जनरेट करके दे रखा है। रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस के अंदर आपको सॉल्ट जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये जो लाइब्रेरी है ये अपने आप ही सिक्योर रैंडम के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके सॉल्ट जनरेट करती है। तो जो सबसे पहले हमने सिंपल एग्जांपल देखा था, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर प्रोडक्शन यूज़ केसेस। नेक्स्ट हम लोग पासवर्ड को वेरीफाई करना समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो कोड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, वापस से नया कोड लिखता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल टू दिस, उसके बाद आप हैश जनरेट करो bcrypt डॉट विथ डिफ़ॉल्ट्स डॉट हैश टू स्ट्रिंग, कॉस्ट फैक्टर मेरा ये है, पासवर्ड ये है। आउटपुट में मेरे को एक हैश स्ट्रिंग मिलेगी। अब मुझे इस हैश को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का तरीका भी एकदम सिंपल होता है। bcrypt डॉट वेरीफायर, यहाँ से आपको वेरीफायर का ऑब्जेक्ट मिल गया। वापस से आप डॉट लगाओगे तो यहाँ पे आपको वेरीफाई मेथड दिख रहा है। इस मेथड के अंदर आप पासवर्ड को दो, जो भी इनपुट पासवर्ड है, कॉमा लगा के हैश पासवर्ड को दो। यहाँ पे आप कैरेक्टर एरे के फॉर्म में पासवर्ड्स को दे रहे हो। जो भी इनपुट पासवर्ड है आपने उसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करा, जो भी हैश है आपने उसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करा। रेस्पॉन्स में आपको एक रिजल्ट का ऑब्जेक्ट मिलता है। रिजल्ट के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फील्ड होता है वेरीफाइड। वेरीफाइड फील्ड एक बुलियन फील्ड है। अगर वो ट्रू होगा मतलब कि आपका पासवर्ड मैच हुआ है, अगर वो फॉल्स होगा मतलब कि आपका पासवर्ड मैच नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल मैं इफ़ कंडीशन का यूज़ करता हूँ, इफ़ रिजल्ट डॉट वेरीफाइड system डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन पासवर्ड मैच सक्सेसफुल, एल्स लगा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड मैच फेलियर। और इसी के साथ साथ हम रिजल्ट के ऑब्जेक्ट को भी एक बार प्रिंट कर देते हैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन रिजल्ट इज इक्वल टू दिस। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ है, वेरीफाइड हमारा फ्लैग ट्रू है। अब दोस्तों यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जब हम पासवर्ड को हैश कर रहे थे तो हमने अलग अलग तरीकों को देखा था। कैरेक्टर API है, बाइट API है, हम अपना खुद का सिक्योर रैंडम का ऑब्जेक्ट बना के दे सकते हैं, बाइट्स को दे सकते हैं, वर्जन को भी दे सकते हैं। तो वेरीफाई करने के टाइम पे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हैंडल होती हैं। हैंडल कैसे होती हैं? क्योंकि जो भी हैश होता है, हैश के अंदर आपका कॉस्ट फैक्टर भी होता है, आपका वर्जन आइडेंटिफायर भी होता है, आपका सॉल्ट भी होता है। जो भी सॉल्ट आपने यूज़ करा है जनरेट करने के टाइम पे, वो सॉल्ट आउटपुट में रहता है। तो वेरीफाई करने के टाइम पे जो भी हैश हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, उस हैश को देख के लाइब्रेरी को पता चल जाता है कि कैसे वेरीफाई करना है, क्या सॉल्ट है, क्या पासवर्ड का हैश है, क्या है क्या है। जनरेट करने के लिए आप कितने भी तरीके को यूज़ करो, वेरीफाई करने के लिए आपके पास एक ये सिंपल सा तरीका है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, जैसे मैंने आपको बताया था bcrypt के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, A, B, X, Y। तो जब यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे लूज वेरिफिकेशन हो रहा है।
लूज वेरिफिकेशन का मतलब है आपके वर्जन को मैच नहीं किया जाता। जैसे इमेजिन करो आप बड़ी कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज हैं, कुछ कोड PHP में लिखा हुआ है, कुछ कोड जावा में लिखा है, कुछ किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो वहाँ पे ना PHP के अंदर आपको 2A की जगह 2Y मिलेगा एज ए वर्जन। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, क्योंकि वो उनके अंदर बग था लाइब्रेरी के अंदर, तो बग को फिक्स करा तो Y लेके आ गए वो। तो अगर हमें वर्जन को भी वेरीफाई करना है तो हम यहाँ पे एक वेरीफाई स्ट्रिक्ट मेथड होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले आप bcrypt.verifier के अंदर आप वर्जन पास करो, जिस वर्जन के करस्पॉन्डिंग आपको वेरीफाई करना है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे 2A पास करता हूँ। उसके बाद डॉट लगा के वेरीफाई स्ट्रिक्ट, इसके अंदर आप इनपुट पासवर्ड को दो, कॉमा लगा के हैश पासवर्ड को दो। रेस्पॉन्स में आपको एक रिजल्ट मिलेगा, आप उसको डायरेक्टली system.out.println करके प्रिंट कर दो। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। वेरीफाई स्ट्रिक्ट वाले केसेस में भी हमको यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेस मिला है। सक्सेस क्यों मिला है? क्योंकि जनरेट करते टाइम पे भी वर्जन 2A था, वेरीफाई करते टाइम पे भी वर्जन 2A है। ओके, अब एक काम करते हैं, वर्जन को बदल देते हैं। 2A की जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2B 2Y, कुछ और वर्जन कर दिया मैंने। अब मैं वापस से प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। यहाँ पे ये रिजल्ट का ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है। यहाँ पे आप वेरीफाइड फ्लैग को देखोगे तो ये फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि जनरेट करते टाइम पे तो 2A है, वेरीफाई करते टाइम पे 2Y है। ओके, पॉइंट एकदम सिंपल है दोस्तों। लाइब्रेरी के अंदर इतने सारे फीचर्स मिलते हैं हमें। वर्जन के स्पेसिफिक वेरीफाई करना है तो कर सकते हैं, अलग अलग APIs को यूज़ करके जनरेट करना है, सॉल्ट देना है, ये करना है, वो करना है। प्रोडक्शन एप्लीकेशंस के अंदर आपको इतना डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। डिफ़ॉल्ट तरीके से आप जनरेट करो, डिफ़ॉल्ट तरीके से आप वेरीफाई करो, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब मैंने आपको बताया था कि bcrypt के अंदर मैक्सिमम पासवर्ड की लेंथ 72 बाइट्स होती है। तो अगर आपका पासवर्ड 72 बाइट से ज़्यादा है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली लाइब्रेरी एक्सेप्शन थ्रो करती है अगर आपका पासवर्ड 72 बाइट से ज़्यादा है तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये जो पुराना वाला कोड लिखा है इसको अगेन मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नया कोड लिखता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डिफाइन करता हूँ। स्ट्रिंग लॉन्ग पासवर्ड इज इक्वल टू, ये मेरा एक लंबा चौड़ा पासवर्ड है। अब मुझे इसको हैश करना है तो हमें यहाँ पे एक्सेप्शन मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्राई लगाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे कैच लगाता हूँ। कैच के अंदर मैं एक्सेप्शन को कैच करता हूँ और system.out.println करके एक्सेप्शन के मैसेज को प्रिंट कर देता हूँ। अब ट्राई की बॉडी के अंदर मैं इस पासवर्ड को हैश करता हूँ। ट्राई कैच मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि हमें एक्सेप्शन मिलने वाली है। अभी मैं यहाँ पे हैश करके देखता हूँ। bcrypt डॉट विथ डिफॉल्ट्स डॉट हैश टू स्ट्रिंग, कॉस्ट है मेरा यहाँ पे 12, कॉमा लगा के पासवर्ड का कैरेक्टर एरे, लॉन्ग पासवर्ड डॉट टू कैर एरे। आउटपुट में मेरे को एक हैश स्ट्रिंग मिलेगी, उसको मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल में असाइन कर रखा है। system.out.println करके मैं यहाँ पे हैश को प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। यहाँ पे हमको एक्सेप्शन मिली हुई है, एक्सेप्शन का मैसेज प्रिंट हो रखा है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो एक्सेप्शन थ्रो होती है, तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर आप पासवर्ड की लेंथ को पहले ही चेक कर लो। यूज़र को एंटर ही मत करने दो इतना लंबा पासवर्ड। बट आपके पास यहाँ पे एक दो ऑप्शन और होते हैं। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उसको देखते हैं। नंबर 1, आप पासवर्ड को ट्रंकेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 72 लेंथ का ही पासवर्ड कंसिडर होगा, उसके बाद जो भी पासवर्ड है वो ट्रंकेट हो जाएगा और 72 बाइट्स का ही आपको हैश निकल के आएगा। तो इसको ट्रंकेट कैसे करते हैं? ट्रंकेट करने के लिए ये वाला तरीका होता है bcrypt डॉट विथ के अंदर आप लॉन्ग पासवर्ड स्ट्रेटजी को स्पेसिफाई करो। ये इस लाइब्रेरी के फीचर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लॉन्ग पासवर्ड स्ट्रेटजीज डॉट ट्रंकेट, उसके अंदर मैंने वर्जन स्पेसिफायर को दे रखा है और फिर मैंने यहाँ पे हैश टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर रखा है। कॉस्ट फैक्टर मेरा यहाँ पे 12 है। जो मेरा पासवर्ड है उसको मैंने करेक्टर एरे में कन्वर्ट करा। रेस्पॉन्स में मेरे को एक हैश मिल गया और यहाँ पे हमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। system.out.println करके मैं हैश को प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। पहले मेरे को एक्सेप्शन मिली हुई है, उसके बाद मेरे को हैश प्रिंट हो रखा है। जब हमने उसको ट्रंकेट कर दिया, हमने अपनी स्ट्रेटेजी स्पेसिफाई कर दी,
तो लाइब्रेरी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगी। जो स्ट्रेटजी को हमने यहाँ पे जनरेट करते टाइम पे यूज़ करा है वो सेम स्ट्रेटजी को हमें वेरीफाई करते टाइम पे भी यूज़ करना है। अगर हमने यहाँ पे ट्रंकेट करा है तो वेरीफाई करते टाइम पे हमें ट्रंकेट करना पड़ेगा। तो वेरीफाई हम इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे मैंने ये सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, bcrypt डॉट वेरीफायर, इसके अंदर वर्जन का आइडेंटिफायर कॉमा लगा के लॉन्ग पासवर्ड स्ट्रेटजीज डॉट ट्रंकेट, वापस से वर्जन का आइडेंटिफायर डॉट वेरीफाई, और वेरीफाई मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे इनपुट पासवर्ड को दिया, अपने हैश को दिया, रेस्पॉन्स में मेरे को एक रिजल्ट मिलेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके मैं रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। यहाँ पे ये जो वेरीफाइड फ्लैग है ये ट्रू है, पासवर्ड बिल्कुल करेक्टली मैच हो चुका है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे ना एक ट्रिक है, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये। जैसे आपका पासवर्ड 72 बाइट से लंबा है तो फर्स्ट 72 बाइट्स को कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद के पासवर्ड को ट्रंकेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप प्रोडक्शन एप्लीकेशन के अंदर ये सेम स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको फेलियर मिलने के चांसेस हैं। कैसे चांसेस हैं? इमेजिन करो यूज़र क्या करता है, शुरू के 72 बाइट्स को बिल्कुल करेक्टली एंटर करता है, उसके आगे के बाइट्स को वो कोई भी गलत इनपुट दे देता है, मतलब जो सही पासवर्ड नहीं है वो डाल देता है वो। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके 72 कैरेक्टर्स ट्रंकेट हो गए, तो फर्स्ट 72 को मैच कर लिया जाएगा, वहाँ पे आपको रेस्पॉन्स बिल्कुल सही मिलेगा, और बाद में यूज़र ने जो गलत पासवर्ड लिखा हुआ है उसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो लॉन्ग पासवर्ड है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग इनपुट पासवर्ड इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे ये जो लास्ट में मैंने जो वर्ड लिखा हुआ है यूट्यूब और डॉट लगा रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो शुरू के 72 कैरेक्टर्स तो मेरे बिल्कुल सेम टू सेम है जो ओरिजिनल पासवर्ड में है, लास्ट के कैरेक्टर्स मेरे यहाँ पे गड़बड़ है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इनपुट पासवर्ड है इसको मैं यूज़ करता हूँ वेरिफिकेशन के अंदर। तो पासवर्ड जनरेट करते टाइम पे जो मेरा पासवर्ड था वो ये था, ये लंबा चौड़ा सेंटेंस है, इसके लास्ट में यूट्यूब लिखा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, इसके लास्ट के बाइट्स को ट्रंकेट कर दिया जाएगा, शुरू के 72 को कंसिडर किया जाएगा। ओके, इनपुट करते टाइम पे मेरा पासवर्ड ये है, तो यहाँ पे लास्ट में यूट्यूब है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब ये गलत पासवर्ड है देखा जाए तो इसके भी शुरू के 72 बाइट्स को ही कंसिडर किया जाएगा। तो इसके शुरू के 72 बाइट्स तो मैच होते हैं, तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा। आइडियली हमें यहाँ पे फॉल्स मिलना चाहिए। देखते हैं, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। यहाँ पे आप वेरीफाइड फ्लैग को देखोगे तो आपको यहाँ पे ट्रू मिल रहा है, जबकि एक्चुअल में तो यूज़र ने गलत पासवर्ड एंटर करा है, उसने तो लास्ट में यूट्यूब लिखा ही नहीं है। तो अगर आप ट्रंकेट यूज़ करते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, और ये वैसे देखा जाए तो गलत स्ट्रेटजी है, हमें ट्रंकेट नहीं करना चाहिए। इसका एक दूसरा तरीका और होता है, जो भी लंबा पासवर्ड है हम उसको पहले SHA में कन्वर्ट करते हैं, SHA 512 हैश में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उस हैश को एज ए इनपुट लेते हैं bcrypt के फंक्शन के लिए। तो ये सब करने के लिए इस लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही कोड लिखा है, हमें सिर्फ इसको यूज़ करना है। एक स्ट्रेटजी होती है ये, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने लॉन्ग पासवर्ड स्ट्रेटजीज डॉट हैश SHA 512 ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर रखी है। तो पहले इनपुट को SHA 512 में कन्वर्ट किया जाएगा हैश में, उसको एज ए इनपुट लिया जाएगा आपका bcrypt का। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को हैश प्रिंट हो गया है। ओके, अगर हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं ना तो पासवर्ड कभी भी कोई भी गलत एंटर करेगा तो भी पकड़ में आ जाएगा। लास्ट में जैसे हमने यूट्यूब हटा दिया था तो उस केस में भी हमें ट्रू मिल रहा था, लेकिन इस केस में हमें फॉल्स मिलेगा। फॉल्स क्यों मिलेगा? क्योंकि हम ट्रंकेट नहीं कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे इनपुट को SHA 512 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पे YouTube नहीं लगा रखा है तो SHA 512 का आउटपुट बदल जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका हैश भी बदल जाएगा। इसको एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई करने के लिए आप इस तरीके का कोड लिखोगे। अगेन आपने यहाँ पे वेरीफायर का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे आपने यहाँ पे लॉन्ग पासवर्ड स्ट्रेटेजीज को दे रखा है और यहाँ पे SHA 512 स्ट्रेटेजी को दे रखा है। उसके बाद मैंने वेरीफाई मेथड को कॉल करा। मेथड को कॉल करने में मैंने यहाँ पे इनपुट पासवर्ड को दिया है जो कि गलत है, और मैंने यहाँ पे हैश को दिया है, और रिजल्ट मेरे को आउटपुट में मिला है, उसको मैंने सिस आउट करके प्रिंट कर रखा है।
अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करा मैंने, मेरे को ये वाला आउटपुट दिख रहा है। यहाँ पे आप ये वेरीफाइड फ्लैग को देखोगे तो ये फ्लैग यहाँ पे फॉल्स है और आइडियली हमें यहाँ पे फॉल्स ही मिलना चाहिए। पुराने वाले केस में जब हम ट्रंकेट कर रहे थे तब हमें ट्रू मिल रहा था, जो कि एक बग है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। इसीलिए आपको कभी भी ट्रंकेट यूज़ नहीं करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यूज़र को इतना बड़ा पासवर्ड एंटर करने को अलाउ ही मत करो, पहले ही वेरीफाई कर लो, चेक लगा दो वहाँ पे, या फिर आप SHA 512 वाली स्ट्रेटजी को यूज़ करो। ओके, यहाँ तक आते आते हम इस लाइब्रेरी की सारी कहानी को समझ चुके हैं। इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस इतना ही है जितना मैंने आपको बताया। और जितना मैंने आपको बताया है यूट्यूब पे कोई भी बंदा आपको नहीं बताने वाला। इतना डिटेल में कोई नहीं जाता, ऊपर ऊपर से बता देते हैं हाँ बिक्रिप्ट है, ये है, वो है, फलाना ढिमाका का। नो माय फ्रेंड्स, क्लैरिटी तभी मिलती है जब आपको डिटेल में चीज़ें समझ में आती हैं। तो यहाँ तक आते आते हमने पासवर्ड हैशिंग के कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया। हमने पांचों सेक्शन को कवर कर लिया। एक बार रिकैप कर लेते हैं। हैशिंग का मतलब होता है डाटा का यूनिक फिंगरप्रिंट निकालना। हैशिंग करने के लिए हम लोग हैश फंक्शंस को या फिर हैशिंग एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं। दुनिया में कुछ पॉपुलर हैशिंग एल्गोरिथम्स बना रखे हैं। पासवर्ड्स को हैश करने के लिए सबसे पॉपुलर एल्गोरिथम होता है बिक्रिप्ट। बिक्रिप्ट को 1999 में डेवलप किया गया था दो बंदों के द्वारा। ओरिजिनली इसको लिनक्स कर्नल में यूज़ करते थे पासवर्ड्स को हैश करने के लिए। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और आज के टाइम पे हर जगह पे वेब एप्लीकेशंस के अंदर बिक्रिप्ट को ही यूज़ किया जाता है। बिक्रिप्ट का फॉर्मेट होता है ये $2A $cost आपका पासवर्ड का हैश। बिक्रिप्ट फंक्शन का इनपुट होता है तीन चीज़ें, आपका कॉस्ट फैक्टर, आपका सॉल्ट और आपका रॉ पासवर्ड। फंक्शन से हमें आउटपुट मिलता है पासवर्ड का हैश। सभी लैंग्वेजेस के अंदर बिक्रिप्ट के स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशंस अवेलेबल हैं। जावा के अंदर हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, फ्री में अवेलेबल है, कोई भी बंदा इसको कमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इतना कंसेप्ट जो हमने समझा है इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन के अंदर कैसे इसको अप्लाई करते हैं उसको समझते हैं। अगर आपको याद हो तो पुराने वीडियो के अंदर हमने वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करना सीखा था। वेब एप्लीकेशंस के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, कंट्रोलर्स, सर्विसेज, डाउस। कंट्रोलर्स रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। सर्विस लेयर के अंदर आप अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हो, पासवर्ड्स को हैश करना, पासवर्ड को वेरीफाई करना, ये सारा का सारा काम सर्विस लेयर के अंदर होता है। डाउ लेयर डाटाबेस हैंडलिंग का काम करती है। डाटाबेस के रिलेटेड आपको जो भी कोड लिखना है आप डाउ लेयर के अंदर लिखते हो। ये सभी कंसेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करके हम लोगों ने एक फुल्ली फंक्शनल प्रोडक्शन रेडी कोड लिखा था। स्प्रिंग फ्रेमवर्क को यूज़ करा था, 2 APIs को इम्प्लीमेंट करा था, लॉगिन एंड रजिस्टर। रजिस्टर करते टाइम आपको पासवर्ड को हैश करना है, लॉगिन करते टाइम आपको हैश पासवर्ड को वेरीफाई करना है। तो वहाँ पे भी मैंने सेम कंसेप्ट्स को अप्लाई करा था जो कंसेप्ट्स को हमने आज सीखा है। एक बार मैं पुराना वाला कोड ओपन करता हूँ। कोड मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस दिख रही हैं, पैकेजेस दिख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पैकेज है सर्विसेज। सर्विसेज पैकेज के अंदर एक इंटरफेस है ऑथेंटिकेशन सर्विस। इसके अंदर 2 मेथड्स डिफाइंड है, रजिस्टर एंड लॉगिन। इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन सर्विस। इस सर्विस के अंदर हमने रजिस्टर मेथड को इम्प्लीमेंट कर रखा है। रजिस्टर मेथड का काम होता है यूज़र को रजिस्टर करना, यूज़र के डाटा को डाटाबेस में सेव करना। तो रजिस्टर करते टाइम पे यूज़र अपना पासवर्ड भी एंटर करता है, तो पासवर्ड को हमें हैश करना पड़ता है। हैश करने के लिए मैंने यहाँ पे बिक्रिप्ट लाइब्रेरी को यूज़ कर रखा है और जिस तरीके से हमने आज हैश करना सीखा है सेम कंसेप्ट को मैंने यहाँ पे अप्लाई करा है। बिक्रिप्ट डॉट विथ डिफॉल्ट्स डॉट हैश टू स्ट्रिंग, कॉस्ट फैक्टर मेरा यहाँ पे 12 है, और रिक्वेस्ट डॉट गेट पासवर्ड। यूज़र ने जो भी पासवर्ड एंटर करा है वो हमें यहाँ पे मिलेगा, उसको मैंने हैश कर दिया। हैश करने के बाद उस पासवर्ड को मैंने एंटिटी ऑब्जेक्ट में सेव करा और एंटिटी ऑब्जेक्ट को डाउ लेयर को दे दिया। डाउ लेयर एंटिटी ऑब्जेक्ट को डाटाबेस में सेव करती है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे लॉगिन मेथड है। लॉगिन मेथड के अंदर हमें पासवर्ड को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए भी सेम कंसेप्ट है, बिक्रिप्ट डॉट वेरीफायर डॉट वेरीफायर रिक्वेस्ट डॉट गेट पासवर्ड। ये यूज़र ने करंटली एंटर करा है लॉगिन करने के टाइम पे।
कॉमा लगा के एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट गेट पासवर्ड, ये पहले से जो डाटाबेस में सेव हो रखा है वो वाला पासवर्ड है, दोनों को हमें मैच करना है। यहाँ पे हमें रिजल्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, रिजल्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर वेरीफाइड फ्लैग है, उसको मैंने एक कंडीशन में चेक कर रखा है। अगर पासवर्ड वेरीफाई नहीं होता है तो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ। एप्लीकेशन को कैसे रन करना है, पोस्टमैन से कैसे आपको एपीआई कॉल सेंड करनी है, ये सारे कंसेप्ट्स को पुराने वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो अगेन मैं आपको रिकमेंड करूँगा पुराने वीडियो को जाके चेकआउट कर लो। लिंक ऊपर कहीं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोड को लेके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट ज़रूर करना। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आज के वीडियो में हमने जो भी कोड लिखा है सारा का सारा कोड गिटहब पे अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप कोड को डाउनलोड करो, अपने सिस्टम पे रन करने का ट्राई करो। वीडियो को आप देखते जाओ, वीडियो को देखते देखते आप कोड को भी समझो, आपको दोनों चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस टाइप के वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल कंटेंट। ऐसा नहीं है कि मैं कोई डेली वीलॉग बना रहा हूँ, नहीं, दिस इज़ लाइक सम डिफरेंट कंटेंट। इफ़ यू आर जेन्युइनली लाइकिंग द कंटेंट, लाइक इट। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने कलीग्स के साथ शेयर करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।